गुड इवनिंग बच्चों। 11th की क्लास में बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम फंजाई का क्लास बेसिडोमाइस्टिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यानी कि आपके यहाँ जो स्कूल में क्वेश्चंस आपकी मैडम आपके टीचर देते हैं उसको पहला क्वेश्चन होगा राइट द 4 फीचर्स स्पेसिफिक फीचर ऑफ क्लास बेसिडोमाइस्टिस। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर उठते हैं बेटा। एक तो अगर हम अपने स्कूल में लिख करके आते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ये वीडियो परफेक्टली नीट का है, लेकिन मैं साथ में आपके बोर्ड लेवल पर भी क्वेश्चंस बोलता चलता हूँ, जिससे वे बच्चे जो 11th में हैं उनको फ़ायदा होता रहे। बेटा अब यहाँ पर बेसिडोमाइस्टिस के बारे में बताना है, तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। आंसर्स लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे क्लास बेसिडोमाइस्टिस, ठीक है। एक पहला ऑप्शन इसका होगा बेटा, और क्वेश्चन ये है कि इन्हें कॉमनली क्या कहते हैं, तो कहते हैं कॉमनली कॉल्ड। इन्हें बेटा कॉमनली मशरूम कहते हैं। और जब मशरूम कहते हैं तो हम लोग सिंपली एगेरिकस की बात कहते हैं, ये खाया जाने वाला फंजाई है मशरूम। फिर दूसरा कह देते हैं, कई बार हम लोग पफबॉल इसमें आते हैं। क्या आते हैं बेटा? पफबॉल। हम लोग लाइकोपर्डान कह देते हैं। ये फंगस भी एडिबल है। मैंने कहा था जब क्लास एस्कोमाइस्टिस बता रहे थे, मैंने कहा वहाँ मॉर्चेला जिसे मॉरल कहते हैं, तो एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है मॉर्चेला जिसे खाया जाता है। बेसिडोमाइस्टिस तो सबसे ज़्यादा एडिबल है, वो है हमारा एगेरिकस और लाइकोपर्डा। इसके बाद बेटा इसको ब्रैकेट फंजाई भी कह देते हैं। ब्रैकेट फंजाई क्यों कह देते हैं? इसमें गोनोडर्मा आता है। गोनोडर्मा बेटा क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी पेड़ की बात करते हैं। यहाँ पर फंगस ग्रो कर जाता है और कैसे आपको दिखाई देता है, ये फंगस ऐसे नज़र आता है, ऐसे लाइक द ब्रैकेट। यानी कि आप इस पर कोई सामान प्लेस कर सकते हो, इसलिए से बेटा ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। तो एक पहला क्वेश्चन तो ये कॉमनली क्या कहते हैं। अब ये हाफ एंड मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, बेसिडोमाइस्टिस कैरेक्टर बताइए और आधे नंबर का अलग से जोड़ देंगे, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, ठीक। ये मेंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और कॉमनली कहने की जब बात आएगी तो इन्हों कहते हैं क्लब फंजाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, क्लब फंजाई कहते हैं कॉमनली। अब सवाल है क्लब फंजाई कहने का रीज़न क्या है, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा हम सबको। क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, क्लब शेप, क्लब 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 शेप्ड स्ट्रक्चर ये होता है, ये बेटा क्लब शेप्ड है। आप दूसरे शब्दों से मुगरी कह सकते हो, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। ये बेटा बेसिडियम होता है, बेसिडियम होता है, जो कि आगे हम इसको डिस्कस करेंगे बेसिडियम को। बेसिडियम क्लब शेप्ड होता है, फ्लोटिंग बॉडी के अंदर डिप्लॉयड, पहले n+n होता है, फिर 2n बनता है, वो भी आपको बताएंगे। इस कारण से, इसकी शेप के कारण इस क्लास बेसिडोमाइस्टिस को हम लोग कॉमनली क्लब फंजाई कहते हैं। इसे कॉमनली हम सब इसको भी बोल देते हैं कई बार मशरूम, एगेरिकस, पफबॉल, लाइकोपर्डन, ब्रैकेट फंजाई, गोनोडर्मा इसको बिलोंग करते हैं। चलिए बेटा सेकेंड पॉइंट पर आते हैं इसके। अब इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा इसका हम लोग बताते हैं नंबर 2, हम कहेंगे प्लांट बॉडी और हैबिटाट। तो हम सेकेंड में बेटा हैबिटाट का जिक्र करेंगे। बेसिडोमाइस्टिस की मोस्ट ऑफ द फंगस की हम जब बात करते हैं तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक, ज़्यादातर सेप्रोफिटिक हैं। जब सेप्रोफिटिक हैं
तो मैं बोल रहा हूँ फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, फाउंड इन डेड डिकेइंग मटेरियल्स, मॉइस्ट प्लेसेस, शेडी प्लेस पर तो ग्रो करते ही हैं, वार्म प्लेसेस इसको चाहिए होती है बेटा, मॉइस्ट प्लेस चाहिए होती है, लॉग, सूखी लकड़ियों पर जब पानी गिर जाता है तो उस पर भी बहुत खूबसूरती से ग्रो करते हैं, बहुत अधिक संख्या में ग्रो करते हैं, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। एंड कुछ मेंबर्स इसके बेटा पैरासाइट भी होते हैं, जैसे आप रस्ट कह दो, जैसे आप स्मट कह दो, ये दो ग्रुप ऑफ द फंजाई हैं, रस्ट एंड स्मट्स ग्रुप ऑफ द फंजाई हैं। ये जो रस्ट स्मट होते हैं ये पैरासिटिक फॉर्म ऑफ दिस क्लास मेंबर हैं। तो नीट में बेटा रस्ट एंड स्मट बिलोंग टू क्लास बेसिडियोमाइसीटीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में अब डिस्कस करना चाहूँगा, तो मैं चाहूँगी इसकी बॉडी। अच्छा, बॉडी को डिस्कस करूंगा तो मैं क्या बताना पसंद करूंगा, बॉडी का मतलब इसमें बेटा हाइफी कैसी होती है, तो हाइफी बेटा कैसी होती है, सेप्टेट होती है, और जब सेप्टेट होती है तो डेफिनेटली वो या तो मोनोकैरियोटिक होती है और या फिर वहाँ पर डाइकैरियोटिक होती है, डाइकैरियोटिक होती है, यानी कि यहाँ पर मोनोकैरियोटिक और डाइकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। एक सामान्य बात है, मैंने ये हाइफी को बना दिया, चलो ये हाइफी मैंने डिस्कस कर दिया, ये हाइफी हो गई बेटा, ये हाइफी हो गई। ब्रांच तो होती है, दो न्यूक्लियस हो सकते हैं, मैं एक वाला बना दूंगी, दो वाला बना दूँ, चलो एक और दो वाली बात करेंगे, अभी मैं सिंगल वाला बनाता हूँ, मैं मोनोकैरियोटिक को बनाता हूँ। प्लांट बॉडी मैंने आपको बताया, मोनोकैरियोटिक डिस्कस मैंने किया। यहाँ पर एक चीज़ तो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, और सेल वॉल के अंदर जो हर जगह हर सेल में स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या नाम देते हो, तो जवाब है सेल मेम्ब्रेन होती है। उस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता नहीं, हम सब लिखते भी नहीं हैं। न्यूक्लियस पूछा जाता है, वो बताना होता है, रिजर्व पूछा जाता है, वो बताना होता है। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक फीचर आपको यहाँ की हाइफी में नज़र आ रहा है जो मैं आपको बताऊं, या आप मुझसे पूछना पसंद कर रहे होंगे? मैं ऑनलाइन तो हूँ नहीं कि आप मुझसे पूछ लो इमीडिएट सर बता दो। मैं आपको वीडियो में अपने लेक्चर्स फीड करके दे रहा हूँ। तो बेटा एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, और वो है इनके बीच सेप्टा पाए जाते हैं, और सेप्टा में पोर्स होते हैं। तो ये सेप्टा हैं विदाउट पोर्स, और ये सेप्टा हैं विद पोर, और ये बिल्कुल सिंपल पोर है। तो सेप्टा होते हैं इसमें, उसमें सिंपल पोर होते हैं, और कई बार बेटा स्पेसिफिक पोर होते हैं, इन्हें कहते हैं डोली पोर सेप्टा। तो मैं कहूँगा बेटा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बोलता हूँ ना इधर के ना उधर के, ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की जो एनसीईआरटी में नहीं होती है और क्वेश्चंस आते हैं। 2018 में बेटा 14 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैं अपनी टॉप ऑफ क्लास में लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा, बेसिडोमाइसीटीज का है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। डोलीपोर सेप्टा, सेप्टा बता दिया, बॉडी खत्म हो गई बेटा। तो अब बेटा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस मैं फोर्थ कैरेक्टर क्या दूं, तो फोर्थ कैरेक्टर में बेटा रिप्रोडक्शन पर बात करना चाहता हूं कि हम बेसिडोमाइसीटीज में रिप्रोडक्शन की बात करें। तो पहला पॉइंट इसमें है बेटा कि फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि आप यूँ कहोगे कि बेसिडोमाइसीटीज के क्लास के मेंबर में फंगस का जो माइसीलियम है वो ब्रेक होगा और नई जगह पर जाकर के फिर से डिवाइड होकर के सेल्स नया माइसीलियम बनाएगा, नई हाइफी बनाएगा। ये फ्रेगमेंटेशन है। जब बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर की, देखो बेटा अब इसको हम कैसे बताएं। ऐसा मैं कह दूँ बेसिडोमाइसीटीज में एसेक्सुअल जनरली नहीं बनते, ठीक है। अब हमने फाइकोमाइसीटीज पढ़ा,
वहाँ दो स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स जो फ्लैजेलेटेड थे और स्पोरेंजियो स्पोर्स जो नॉन फ्लैजेलेटेड। मैंने एस्कोमाइस्टिस पढ़ी, वहाँ मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया हैं और बेसिडियोमाइस्टिस में कॉमनली कोई स्पोर्स नहीं बनते हैं। तो फिर नेक्स्ट रिप्रोडक्शन कौन सा है बेटा? तो हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं कहूँ कि फंगस में क्लास बेसिडोमाइस्टिस में क्या कोई विशेष प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है? तो मैं अब दो प्रकार के रिप्रोडक्शन की यहाँ पर चर्चा करूँगा और उनमें से मैं पहला नाम लेना पसंद करूँगा और वो जब मैं बताऊँगा मैं कहूँगा सोमैटोगेमी। अब सवाल ये बेटा सोमैटोगेमी क्या है? तो सोमैटोगेमी इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेंबर ऑफ द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, पहला। एंड दूसरा है बेटा जिसको कहेंगे स्पर्मेटाइजेशन। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें स्पर्मेटाइजेशन पक्सीनिया में देखने को मिलता है और सोमैटोगेमी एगेरिकस में देखने को मिलता है। जहाँ तक आपके सीबीएसई बोर्ड में लगने वाली बुक एनसीईआरटी का सवाल है तो स्पर्मेटाइजेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम जिक्र करेंगे सोमैटोगेमी का तो वहाँ पर टर्म सोमैटोगेमी उन्होंने कहीं नहीं यूज़ की है। बस यही वो शब्द है। जब एनसीईआरटी की दो लाइनों से पूछा जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की लाइन, आप पढ़िएगा, जहाँ कहा जाएगा टू सोमैटिक हाइफी फ्यूज होती हैं, जहाँ मोनोकैरेटिक न्यूक्लियस और सेल डाइकैरेटिक में बदलता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो मैं आपसे कहूँगा दिस प्रोसेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सोमैटोगेमी, जो कि आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो बेटा मैं बहुत ब्रीफ में, लेकिन हम आपको बताने चल रहे हैं अबाउट द सोमैटोगेमी, और जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है तो क्या कहूँगा? एगेरिकस। तो बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बढ़िया तरीके से तैयार होने वाले हैं और ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आज के समय में बहुत से लोग छोड़ देते हैं। मैं नहीं पसंद करता हूँ कि इस तरह से आपको आधी चीज़ें बताई जाएं। ठीक है बेटा? तो अब इस प्रकार से हम यहाँ पर जो डिस्कस करने चल रहे हैं उसको आप देखिए और अच्छे से। एगेरिकस में आइए बनाते हैं बेटा। ये स्पोर्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन्स के, नाम इनका बेसिडियो स्पोर है। ये ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं। बिल्कुल ग्रो करते हैं और ये अभी मैं कहूँ तो मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा ये कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है बेटा, बहुत मज़ा आएगा। ये बेटा प्राइमरी माइसीलियम है। ये प्राइमरी माइसीलियम बेटा मोनोकैरियोटिक है। इसमें एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। उस प्रोसेस का नाम बेटा प्लाज्मोगेमी है। इस प्लाज्मोगेमी में दोनों सोमैटिक हाइफी की सेल्स फ्यूज करेंगी। तो जहाँ पर ये हाइफी हमारी प्राइमरी माइसीलियम की हाइफी मोनोकैरेटिक थी तो आपको दिखने लगेगा। इसको अब हम लोग सेकेंडरी माइसीलियम आगे चलकर कहेंगे, अभी तो हाइफी है। सेकेंडरी हाइफी बेटा डाइकैरियोटिक हो चुकी है। डाइकैरियोटिक में न्यूक्लियस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसे यहाँ पर बेटा N+N कहा जाता है।
पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेन के न्यूक्लियस होते हैं। इस प्रोसेस को डाइकैरोटाइजेशन कहते हैं। ये डाइकैरोटाइजेशन भी शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आप यहीं से उसको लिखेंगे, व्हाट इज डाइकैरोटिक हाइफेन और हाउ इट इज प्रोड्यूसेस। बेटा ये अब आगे चलेगी, यहाँ एक शॉर्ट नोट्स और बनेगा। उस शॉर्ट नोट्स को मैं कहूँगा क्लैंप कनेक्शन। क्लैंप कनेक्शन, क्लैंप कनेक्शन को यहाँ इस तरह से बताऊंगा, मैं यहीं पर बताने जा रहा हूँ। क्लैंप कनेक्शन को ध्यान से देखिएगा। क्लैंप कनेक्शन में ये जो सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, दो ये और दो ये, और ये आउटग्रोथ बनेंगे ऐसे। तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। ये न्यूक्लियस बेटा इधर आएगा ऐसे, और ये न्यूक्लियस इधर चला जाएगा ऐसे। यहाँ सेप्टा बन जाएगा, ये न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, ये न्यूक्लियस देखो डबल होगा ऐसे। तो आपने क्या देखा, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एक सेल देखी थी। एक सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूक्लियस देखा था, फिर दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हुए, न्यूक्लियस हुए 4। इस कनेक्शन के द्वारा एक न्यूक्लियस यहाँ गया, एक ऊपर शिफ्ट हुआ, इसे क्लैंप कहा गया। इस फिनोमेना को क्लैंप कनेक्शन कहते हैं, जो कि केवल क्लास बेसिडियोमाइसीटिस का फीचर है। मैंने कहा था 2 पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। एक बॉडी में सेप्टा पर मैंने जो शब्द लिखा था डोली पोर सेप्टा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था बेटा, इसी क्लास के मेंबर में है। और क्लैंप कनेक्शन बेटा अब तक ये सेल के ऊपर आ चुका है। सेकेंडरी माइसीलियम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और यूँ फैलता है। मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा, जिसको आपने देखा भी है, और ये बन गया हमारा सेकेंडरी माइसीलियम का पार्ट। चलिए मैं इसे मिटाल कर दोबारा बना रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगा फिगर। ऐसे बोलूँगा मैं, ये ऐसे बन गया बेटा, ऐसे, ठीक। अब बेटा ये जो नीचे का माइसीलियम है, ये तो मल्टी सेलुलर से होगा, तमाम सी ब्रांचेस होंगी। अब इसमें बॉडी में 2 पार्ट हैं, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। देखना बेटा, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। इस बॉडी पार्ट को हम लोग ऊपर भाग कहते हैं, इसे पाइलियस कहते हैं, और इसे स्टॉक कहते हैं। इस सॉइल पे लगा होगा। तो नीचे का जो पोर्शन स्टॉक कहलाता है, ऊपर का पाइलियस कहलाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर सोमेटोगेमी शुरू हो चुकी है और सेक्सुअल प्रोडक्शन की पहली प्रोसेस प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, यानी कि विवाह की सगाई हो चुकी है, और विवाह होना भी बाकी है। सगाई बहुत जल्दी हो गई है, विवाह मीन्स कैरियोगेमी बहुत बाद में होने वाली है। इस बॉडी को बेटा फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, इस बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। यहाँ पर बेटा रिप्रोडक्टिव बॉडी को फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। वो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प कहलाती है, बेसिडियोकार्प कहलाती है। ये बॉडी बेटा बेसिडियोकार्प है, ये बॉडी बेटा फ्रूटिंग बॉडी है, ये बॉडी बेटा रिप्रोडक्टिव बॉडी है। 3 शब्द एक ही हैं, उपयोग जैसा भी किया जाए। ये बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडी है, ये बॉडी फ्रूटिंग बॉडी है। इस बॉडी का नाम क्लास बेसिडियोमाइसीटीज में होने के कारण बेसिडियोकार्प कहते हैं। यही चीज़ एस्कोमाइसीटीज में एस्कोकार्प के नाम से जानी जाती है, जो डिफरेंट शेप की होती है। बेटा यहाँ पर अब जब ये मेच्योर होती है, तब इसके अंदर हम सब बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हें बेटा गिल्स कहते हैं। और जब गिल्स को पढ़ते हैं, अंदर के एनाटॉमिकल फीचर में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ अंदर माइसीलियम पाए जाते हैं, उनका जिक्र करूंगा, उनका फिगर बनाऊंगा। अंदर माइसीलियम होते हैं, अंदर माइसीलियम होते हैं, अंदर हाइफी होती हैं, अंदर हाइफी होते हैं, अंदर हाइफी होते हैं। ये हाइफी डाइकैरियोटिक होते हैं, ये हाइफी सारे के सारे बेटा डाइकैरियोटिक होते हैं। इनकी साइड से इस प्रकार से आउटग्रोथ निकलती है, और इसको क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव और निगेटिव न्यूक्लियस के साथ बेसिडियम।
इन बेसिडियम के बीच बीच में स्टेराइल हाइफी होते हैं जिन्हें बेटा पैराफाइसिस कहते हैं। लेकिन ये हो गया बेसिडियम। इस बेसिडियम में अब मानकर चलिए क्या होने वाला है, तो पहला और अगला पॉइंट नहीं, दूसरा और अगला पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली प्रोसेस को बेटा प्लाज्मोगेमी कहते हैं और दूसरी प्रोसेस को कैरियोगेमी कहते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन मैं केवल बोल दे रहा हूँ, उसको दिमाग में बनाए रखना कि फंगस में उस क्लास के मेंबर के नाम बताओ जिनमें प्लाज्मोगेमी की बहुत समय बाद कैरियोगेमी होती है। तो आप जवाब दोगे एस्कोमाइसिटीज भी है और बेसिडियोमाइसिटीज भी है। अगर इन दोनों में भी आपसे पूछा जाए तो बेसिडियो को टिक कर देंगे आप बेहिचक। बहुत अर्ली स्टेज में बेसिडियो स्पोर जो जर्मिनेट होते ही बेटा मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक बन गया था और लेटर स्टेज में कैरियोगेमी हो रही है। और कैरियोगेमी जब होती है तो ये बेटा जो n+n न्यूक्लियस हुआ करता था, अभी ये कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये 2n न्यूक्लियस हो जाएगा। इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, बेसिडियम कहते हैं। और इसी के बाद क्वेश्चन पूछा गया 2018 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया, और जरा बहुत गौर से देखिएगा जिसका डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। फिर मैं वही बात दोहराता हूँ, ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की ज्ञानी सर के साथ आप सुनते चलिए और अपने उज्जवल भविष्य वाले मार्ग को तय करने के लिए एक के बाद एक कदम बढ़ाए चलिए। आपका भविष्य सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा, आप डॉक्टर बनेंगे। डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारी भी प्रशंसा करेंगे, आप उनकी भी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने आपको बताया कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़नी है तो ज्ञानी सर के लेक्चर्स जो वीडियो में आजकल आ रहे हैं उनको पढ़िए। शायद आप मुझसे कहीं ज़्यादा उनकी प्रशंसा करेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपको ज्ञानी सर के लेक्चर पढ़ने हैं। एक वाक्य बताता हूँ बेटा। अभी थोड़े दिन पहले इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास कोटा से एक फ़ोन आया। बच्चे का नाम भी मैं बता दूंगा लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ। एक स्टूडेंट हमारा सेलेक्ट हुआ था एम्स भोपाल में, उसका नाम शिवराम था। उसने बेटा अपने एक दूसरे दोस्त से कहा, क्या कर रहे हो तुम, ज्ञानी सर का प्रसाद बट रहा है, लूट सको तो लूट लो। ये जब उस बच्चे ने मुझे बताया, मैंने कहा बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी इतना ध्यान रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि उनके सर ने कैसे पढ़ाया है। ये शब्द जो प्रसाद जैसा शब्द बोला तो सच में बताऊं कि आत्मा जो होती है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाती है। ऐसे बच्चों के नाम से भी, ऐसे लोगों के नाम से भी बहुत खुशी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट दिखा नहीं सकते बेटा, बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा मैं वापस आता हूँ नीट 2018 के क्वेश्चन। 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वही था, गिव द नेम ऑफ द प्लांट विच आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूसेस एक्सोजेनिसली हैप्लॉइड स्पोर्स। और फिर बेटा इसमें जो अगला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेटा मियोसिस का होता है। नंबर कहा रिप्रोडक्शन में 3 पॉइंट होते हैं और थर्ड पॉइंट कौन सा है, तो मैंने कहा मियोसिस होती है। मियोसिस होने के बाद बेटा यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं और वो 4 न्यूक्लियस, मैं यहाँ पर एक फिगर को मिटालना नहीं चाहता, मैं यहाँ पर अलग करके बनाना चाहूँगा। और जब बेटा ये 4 न्यूक्लियस थोड़ा सा, ये 4 के 4 ऑल द 4 न्यूक्लियाई थोड़ा सा आउटग्रोथ लेकर बाहर निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं, तो इनकी ओरिजिन को हम सब एक्सोजीनस मानते हैं। यहाँ पर 2 पॉजिटिव स्पोर्स होते हैं, 2 नेगेटिव स्पोर्स होते हैं, इन्हीं को तो हम सब बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं। यही क्वेश्चन तो पूछा गया नीट, आपको नहीं मिल रहा है, आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बट ये देखिए वहाँ जो 4 लाइनें लिखी हुई हैं उसको मैं एक्सप्लेन कैसे करें। अक्सर बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी में फिगर ही नहीं है, रटते हैं, और वहाँ जब भाषा लिख कर आती है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन पूछा गया, नहीं कर पाए। मैं टॉपअप क्लास में इसको दोबारा जिक्र करूँगा बेटा, वहाँ पर जाइएगा, इसको और दूसरे ढंग से भी बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो क्लास बेसिडोमाइसिटीज़ के बारे में बता रहे हैं वो इस प्रकार से मैंने क्लास बेसिडोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल फिनिश किया। क्लास बेसिडोमाइसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए मैंने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लास बेसिडोमाइसिटीज़ में
कॉमनली क्या कहा जाता है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, हैबिटाट क्या है, बॉडी में सेप्टा, बॉडी की हाइफी कैसी है, और उसके बाद रिप्रोडक्शन बताया, फ्रेगमेंटेशन इसमें पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स कॉमनली नहीं होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सेक्स आर्गन देखा आपने, कहा सेक्स आर्गन नहीं दिखते हैं, यहाँ सेक्स आर्गन नहीं बोला जाता है, यहाँ सेक्स आर्गन्स नहीं होते हैं, इन सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है विदाउट। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, उस क्लास के मेंबर का नाम बताइए जिसमें कि सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता हो बट सेक्सुअल आर्गन्स ना बनते हों। आपका जवाब होगा क्लास बेसिडियोमाइसीटीज। सोमेटोगेमी मैंने बताया, स्पर्मेटाइजेशन बेटा पक्सिनिया का एग्जाम्पल है, जिसको मैं किसी अलग लेक्चर में अलग तरीके से डिस्कस करूंगा और बताऊंगा, वो आपके लेक्चर में पढ़ा जरूर होगा क्योंकि वो थोड़ा सा सिलेबस से बाहर चला जाएगा मैं, लेकिन उस पक्सिनिया की लाइफ साइकिल और स्पर्मेटोइजेशन के विषय बताऊँगा जरूर, क्योंकि रस्ट काज करता है, पक्सिनिया काज करता है रस्ट, ऑस्ट्रेलिया काज करता है स्मट, और जो एग्जाम्पल हैं बेटा है अप्पू, APU एग्रिकस पक्सिनिया ऑस्ट्रेलिया। याद है मैंने पढ़ा था राम और पढ़ा था पेंसी PANCY, राम पेंसी अप्पू, ये बेटा फाइकोमाइस्टिक एग्जाम्पल थे, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, और ये एस्कोमाइस्टिस के थे, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ईस्ट, और ये बेटा बेसिडोमाइस्टिक एग्जाम्पल हैं एग्रिकस पक्सिनिया ऑस्ट्रेलिया। तो राम, नेसी, अप्पू, और आगे एग्जाम्पल जब डिट्रोमाइस्टिस का बताएंगे तो कैट कहूँगा, और जब कैट का एग्जाम्पल आएगा तो कहेंगे कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा। तो राम, पेंसी, अप्पू, कैट, इस प्रकार से मेरे चारों क्लासेस के एग्जाम्पल अच्छे से हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जब मैं कहूँगा क्लास बेसिडोमाइसीटीज। अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर पर ड्यूटोमाइसीटीज के साथ। निश्चित रूप से आपको बेटा आज छोटी सी कहानी भी मैंने बताई अपने प्यारे से स्टूडेंट की, और आपको वीडियो लगातार अच्छे लग रहे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। बेटा मैं 11th और 12th की जो बुक है नीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। बेटा मेरी एक टॉपअप क्लास है जो कि टॉपअप क्लास का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया बेटा नीट में बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते हैं, वो 90 क्वेश्चंस में से 75 से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से लाइन आते हैं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन लाइन के इधर उधर से होते हैं, जिसे बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। विशेषकर वे बच्चे जो पहले साल होते हैं वो समझ नहीं पाते, और दूसरे और तीसरे साल वाले बच्चे उसे समझना नहीं चाहते। उनसे लगता है कि एनसीईआरटी से ही तो आया है, और केवल एनसीईआरटी को पढ़ते रहते हैं, और फिर वो ध्यान नहीं देते मुझे अगल बगल कुछ पढ़ना है। तो 10 से 15 क्वेश्चंस के लिए ही मैंने अपनी टॉपअप क्लासेस का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। पूरा 38 चैप्टर का कंटेंट उसमें जा रहा है, जिसमें मैं शुरुआत में पहले उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ जो ऐसा लगता है कि हाँ एनसीईआरटी के इधर उधर से है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की, उस अगल बगल से ही आपको उससे मिलते रहेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे 2-3 साल या 4 साल पुराने होते हैं और नीट की तैयारी फिर भी करते रहते हैं, वो 70 से 75 क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन 75 के बाद 85 क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, उसके पीछे कारण कुछ ऐसा ही होता है। ठीक, कारण कुछ ऐसा ही होता है। वो बहुत से क्वेश्चन होते हैं। मेरे लगातार वीडियो टॉपअप क्लास में आ रहे हैं। आप लोगों से ज्वाइन करने के लिए स्काई PMT ऐप पर जाइए, उसके स्टोर पर टॉपअप क्लास को चूज़ कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए, उसको देखिए। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। लगातार हमारे बहुत से स्टूडेंट, कई स्टूडेंट बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने उसे परचेस किया हुआ है, उसे लिया हुआ है, और दे आर वेरी हैप्पी कि सर आपको फिर से उसी तरह से क्लास में मिल रहे हैं।
एक बात बेटा मैं और आपको बता दूं, टेलीविज़न पर लेकर के आप इंटरेक्टिव बोर्ड पर भी बेटा क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, बट उसमें क्लासेस वैसी होती हैं कि बस मैंने आए लिख दिया, लिखा लिखाया है, मैं बटन दबाता चला जा रहा हूँ। आपको क्लास की फीलिंग नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी। ठीक है, मैंने भी टेलीविज़न के सामने ऐसे वीडियो तैयार किए हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग सो गुड, उतने बहुत अच्छे नहीं होते हैं। जब बेटा मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, ये मैं प्ले कर रहा हूँ, मैं प्ले कर रहा हूँ वन बाई वन। मैंने कहा बेसिडो स्पोर्स जनरेट करते हैं तो प्राइमरी माइसीलियम बनता है, वो मोनोकैरेटिक होते हैं। सेक्स की पहली फेज़ होती है प्लाज्मोगेमी, डाइकैरेटिक बनते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। फिर बॉडी बन जाती है, उस बॉडी में बहुत समय के बाद कैरियोगेमी होती है, वो दिखाया मैंने। फिर वहाँ पर बेटा मियोसिस होती है, फिर एक्सोजीनस बेसिडो स्पोर्स बनते हैं। मैं लास्ट पॉइंट आपको बेसिडो स्पोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि बेसिडो स्पोर के 5 कैरेक्टर्स आपको बताना है। पहला बेटा ये सेक्सुअल स्पोर है, इन्हें बेटा मियोस्पोर कहते हैं क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। ये बेटा हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, ये बेटा एक्सोजीनियसली बनते हैं, करेक्ट। और ये बिना फ्लैजला के हैं, इसलिए इन्हें एप्लान स्पोर भी कह सकते हैं। दीज आर द 5 पॉइंट्स फॉर एनी स्पोर्स। मेरे टॉप अप क्लास में बेटा एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, स्पोर्स इन फंजाई, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स इन फंजाई। उनमें इसी 5 पॉइंट्स पर विशेष करूँगा। वो जू स्पोर हो, स्पंजो स्पोर हो, कोनोडी स्पोर्स हो, स्को स्पोर हो, बेसिडो स्पोर्स हो, ओ स्पोर्स हो या फिर जाइगो स्पोर्स हो, उन 7 प्रकार के स्पोर्स के लिए जो मैं कहानी बताऊँगा वो टॉप ऑफ क्लास में मिलेगी आपको। ओके बेटा, थैंक यू, गुड बाय।